हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरी ऑन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपवर्तनांक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और साथ ही साथ जो अपवर्तन के दो नियम हैं वो दो नियम भी मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको दूसरा नियम बताया है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, ठीक है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमें अपवर्तनांक की परिभाषा भी हमें यहीं से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो आज हम दूसरे नियम को थोड़ा एक बार दोबारा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, स्नेल का नियम क्या कहता है कि कोई भी दो माध्यम, ठीक है, एक माध्यम मैंने यहाँ पे विरल माध्यम वायु ले लिया और सघन माध्यम में मैंने यहाँ पे जल ले लिया है। ठीक है, फिक्स मैंने ये दो माध्यम ले लिए हैं। अब ये माध्यम मेरे फिक्स हैं, मैं इनमें से एक निश्चित प्रकाश किरण गुजार रही हूँ। ठीक है, एक फिक्स निश्चित रंग के प्रकाश किरण मैंने यहाँ से गुजारी जो एंगल आई और आर बना रहा है। ठीक है, आई क्या है, यहाँ पे आपतन कोण है, और आर क्या है, यहाँ पे अपवर्तन कोण है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो ये जो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक स्थिरांक और नियतांक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे जो साइन आई आई की वैल्यू है, ठीक है, जो एंगल आई है वो 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो चाहे मैं एंगल यहाँ से बना लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन 30 ले लूँ, या साइन नीचे आ रहा है, यहाँ पे माना 15 आ रहा है। ठीक है, साइन कभी मैंने एंगल क्या बन रहा है 45 बन रहा है, और नीचे साइन 35 बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से एंगल कुछ भी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सेम है कि माध्यम हमारे फिक्स है, प्रकाश की किरण हमारी सेम है, तो आई और आर एंगल चाहे कुछ भी हो, जो हमें इनका अनुपात प्राप्त होगा, एक फिक्स वैल्यू, एक नियतांक प्राप्त होगी। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी स्थिरांक को हम कह रहे हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला माध्यम क्या था हमारा, वायु ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा माध्यम यहाँ पे क्या था, दूसरे माध्यम का के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी ये हम कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का हम इसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो स्नेल के नियम से यहाँ से एक परिभाषा बनती है अपवर्तनांक की। यहाँ तक आया समझ में? ये तो था जो हम यहाँ पे जो अपवर्तन की जो घटना हो रही है, इसके यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, इन कोण के आधार पे हम जो अपवर्तनांक है उसकी परिभाषा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और किस तरीके से हम अपवर्तनांक की परिभाषा दे सकते हैं, तो देखो दूसरा हम किस तरीके से अपवर्तनांक की परिभाषा दे सकते हैं। पहला हमने कोणों के आधार पे दे दिया था, जो यहाँ पे आपतन कोण और अपवर्तन कोण बन रहे हैं, उनके आधार पे हमने एक अपवर्तन की हमारी परिभाषा आई। ठीक है, दूसरा हम ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं उसकी जो चाल है, ठीक है, तो उसकी जो चाल है उसके आधार पे भी हम अपवर्तनांक की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, चाल से कैसे होगा संबंध, देखो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से गुजरेगी तो वह अधिक, उसकी चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, और जैसे ही वह सघन माध्यम में प्रवेश करेगी उसकी चाल थोड़ा धीमी हो जाएगी। इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, माना एक खाली मैदान है। ठीक है, खाली मैदान है, मैंने एक बच्चे को कहा कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे उसे दौड़ लगा के जाना है, तो मैदान खाली है, यानी माध्यम क्या है, विरल है, तो वह आसानी से जा सकेगा। ठीक है, एक किनारे से दूसरे किनारे पर वो आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उसी मैदान में बहुत ज़्यादा भीड़ है और उस बच्चे से ये कहा जाए, यानी ये क्या है, माध्यम सघन है, ठीक है, तो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने को कहा जाए तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी ना। तो यही हम यहाँ पे भी समझेंगे कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से आ रही है तो उसकी चाल क्या होगी, बहुत तेज होगी, और जैसे ही वो सघन में जाएगी उसकी चाल थोड़ा धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक अपवर्तनांक की परिभाषा और बता सकते हैं। ठीक है, चाल के आधार पर। तो देखो, अगर हम चाल के आधार पे कहें तो अपवर्तनांक की क्या परिभाषा हो सकती है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। ठीक है, अपवर्तनांक वही संख्या है जो ये बताएगी कि प्रकाश की जो चाल है किस माध्यम में अधिक है और किस माध्यम में कम है, और कितना गुना, ठीक है, कितना गुना अधिक है और कितना गुना कम है। तो यहाँ पे हम अपवर्तनांकों को यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम मानेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा क्या है यहाँ पे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है।
तो देखो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। इसी डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। एक माध्यम यानी विरल माध्यम से माना सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, तो पहले माध्यम में उसकी चाल क्या है, v1 है, और दूसरे माध्यम में जाके उसकी चाल परिवर्तित होकर क्या हो जा रही है, v2 हो जा रही है। तो इसी को यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है। माना किसी माध्यम एक में प्रकाश की चाल क्या है, v1 है, तथा अन्य माध्यम में प्रवेश कर रही है दूसरे माध्यम में, यानी जो यहाँ पे मैंने सघन माध्यम आपको बताया है, तो प्रकाश की चाल क्या हो जा रही है, v2 हो जा रही है। तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसे हम किससे दर्शा रहे हैं, n/1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम दूसरे माध्यम का यानी n, तब हम इसके अपवर्तनांक को n से दर्शाते हैं। और क्या कह रहे हैं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे माध्यम का, कह रहे हैं ना, तो दूसरा n2 और किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, ठीक है, का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, इनकी चालों का अनुपात यानी v1/v2, ठीक है। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर कहेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से ये वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है ना, अगर हम ये कह दें कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालना हो, तो तब क्या आ जाएगा, n1/2, और चाल भी हमारी यहाँ पे जो हो जाएगी v2/v1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम सापेक्ष अपवर्तनांकों को निकाल सकते हैं उनकी चालों के अनुपात से। तो देखो अब है दूसरा प्रकार जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। ये लगभग सापेक्ष अपवर्तनांक के समान ही होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर रहता है। क्या है कि जब हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, तो हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, हम माध्यम हो सकता है कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले माध्यम में जैसे वायु हो गया, कांच हो गया, या कुछ भी हीरा वगैरह हमने ले लिया, ठीक है। दूसरा माध्यम में कुछ भी हो सकता है अगर हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें। लेकिन अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, तो उसमें ये फिक्स है कि जो हमारा पहला माध्यम यानी जहाँ से प्रकाश किरण आएगी या आपतित किरण आएगी, वो क्या होगा, हमेशा वायु या निर्वात होगा, ठीक है। पहला माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक यही है कि उसमें पहला माध्यम हमारा फिक्स है कि हमेशा जो प्रकाश किरण आएगी वो वायु या निर्वात से ही आएगी, तभी उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा, जब इनकी चालों का अनुपात यहाँ पे निकाला जाएगा, ठीक है। तो पहला माध्यम हमेशा क्या होना चाहिए, वायु और निर्वात होना चाहिए, किसमें, निरपेक्ष अपवर्तनांक में। और दूसरा माध्यम हम चाहे कुछ भी ले। तो यहाँ से जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है उसकी परिभाषा बनती है कि वायु में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी c/v। वायु में प्रकाश की चाल को हम c से दर्शा रहे हैं, जो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल जो भी हो, इनका जो अनुपात होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कई सारी डेफिनेशन आ गई हैं। एक बार हम सबको साथ में रिवाइज करते हैं, जिसमें स्नेल के नियम से क्या कहा गया है, स्नेल के नियम से कहा गया है sin i, यहाँ पे जो कोण है उनके आधार पे अपवर्तनांक को बताया गया है sin r बराबर क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम इसे यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा जिसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक से निकाल रहे हैं, जहाँ पे ये है कि n/1 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, v1/v2, ठीक है। इसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक से यहाँ से परिभाषा निकाल रहे हैं। दूसरा अभी हमने जो निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा n = c/v, तो ठीक है। ये सारी, अगर हम अपवर्तनांक की बात करें, तो ये सारी डेफिनेशन किसकी है, अपवर्तनांक की ही डेफिनेशन है, ठीक है। हम अलग अलग तरीके से अपवर्तनांक को बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपवर्तनांक क्या है, एक संख्या है, ठीक है। इसमें इसका कोई मात्रक नहीं होगा पीछे से, क्योंकि यहाँ पे जो भी मात्रा होंगे, अगर यहाँ पे चाल है ऊपर, अगर मीटर पर सेकंड में चाल है और यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड में चाल है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये क्या है, एक अदिश राशि है और इनकी कोई विमा नहीं होती है अपवर्तनांक की, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ डाउट है, तो
आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको दोबारा वीडियो बना के कोशिश करूँगी कि और अच्छे से समझाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।